भारतीय जनता पार्टी के बड़वानी जिला अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति मोर्चा आदरणीय डॉक्टर रेलास सेनानी जी आज हमारे सामने उपस्थित है। आज हम उनको विभिन्न मुद्दों पर एक सटीक सवाल करेंगे, कुछ तीक्ष्ण सवाल होंगे, वो आप किस प्रकार से जवाब देते हैं आज ये जानने का प्रयास करते हैं। आदरणीय डॉक्टर रेलास सेनानी जी, मुख्य नायक चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अनुसूचित जनजाति मोर्चे में आप जिलाध्यक्ष हैं। जब से आप जिलाध्यक्ष का दायित्व बड़वानी जिले में संभाला है, क्या नवाचार किया है? जब से बड़वानी जिले में अनुसूचित जनजाति मोर्चे का जिलाध्यक्ष का मैंने दायित्व संभाला है, मुझे 1.5 साल के लगभग हो गया है। और यहाँ पर टंटिया मामा गौरव यात्रा से लगाकर बिरसा मुंडा गौरव यात्रा, ऐसी तमाम तरह की यात्राएं आदिवासी समाज के लिए पूरे बड़वानी ज़िले में निकलकर, और टंटिया मामा के लिए यहाँ बड़वानी ज़िले से करीब 8 से 10 हज़ार जनसंख्या टंटिया मामा को बिठाने के लिए इंदौर जा चुकी है। बड़वानी जिले में समय समय पर धर्मांतरण संबंधी बात आती है। इस दिशा में अनुसूचित जनजाति में जो आपको दायित्व है उसका कैसे निर्वहन किया? धर्मांतरण रोकने के लिए आपने क्या प्रयास किया? धर्मांतरण एक समाज के लिए घातक है और समाज को पीड़ा भी है कि जो हमारी मूल संस्कृति है उसको छोड़ के कई अन्य धर्म में जा रहे हैं, या अन्य मतांतरण जिसको कहते हैं, मतांतरण होता है। तो ये समाज की पीड़ा को देखते हुए हमने कई कदम उठाए हैं। माननीय ग्यारसीलाल जी रावत एक इधर झोपाली में वाघमारिया फलिया में एक सभा कर रहे थे जी। वहाँ आदिवासी समाज ही था, परंतु वहाँ जाके ये प्रभु यीशु इनकी कर रहे थे। यानी कि आप सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि सिटिंग जो सेंधवा विधायक है आदरणीय ग्यारसीलाल जी रावत, वो धर्मांतरण को बढ़ावा देते हैं क्या? जी, ये बिल्कुल सत्य है कि इन्होंने कहीं न कहीं इस चीज़ को बढ़ावा दिया है। ये हमारे समाज के लिए एक रक्षक के रूप में होना चाहिए, परंतु भक्षक बन के कहीं न कहीं समाज को ख़त्म कर रहे हैं, हमारी संस्कृति को ख़त्म कर रहे हैं। ये काफ़ी पीड़ा होती है हम लोगों को। समय समय पर एक शब्द पर बड़ी आपत्ति आती है। कोई कहता है वनवासी बंधु, कोई कहता है आदिवासी बंधु। विशेष करके यहाँ के सामाजिक जो संगठन है वो कहते हैं कि आदिवासी बंधु, आप लोग वनवासी बंधु का उपयोग करते हैं। क्या अंतर है इसमें दोनों में? देखिए, आदिवासी, वनवासी, जंगलवासी, ये गिरिवासी जो शब्द बोला है, ये महात्मा गांधी जी द्वारा बोला गया था। अच्छा। तो गिरिवासी मतलब वन होता है, और वनों में वास करने वाले को क्या कहेंगे? हम वनवासी कहेंगे। तो ये कहीं न कहीं समाज को गुमराह करते हैं और भ्रामक जानकारी पेश करते हैं कि यार हमको वनवासी बोल के आरक्षण खत्म कर देंगे। इसी मुद्दे पे 2018 में ये लोग आए थे कि हमको वनवासी कहते हैं और वनवासी कह के हमको आरक्षण से दूर कर देंगे। आप क्या समझते हैं, आदिवासी वनवासी है या आदिवासी है? क्या है? या संवैधानिक शब्द कहे तो अनुसूचित जनजाति, आप क्या मानते हैं? देखिए, वनों में वास करने वाला वनवासी कहलाएगा जी, और उसका कोई शाब्दिक कोई है नहीं। आप हिंदी समझते हैं, हम सब उस चीज़ को अच्छे से भली भांति जानते हैं कि वनों में वास करने वाले को क्या कहेंगे? वनवासी कहेंगे। फिर वो कोई से समाज का भी हो, अगर वनों में वास करता है तो वो वनवासी है। अब दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, 2023 के नवंबर में मध्य प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं। अब इस चुनाव में विशेष करके बड़वानी जिले के संदर्भ में यदि बात करें तो बड़वानी जिले में 3 कांग्रेस के विधायक है और 1 बीजेपी का है। ऐसा अनुसूचित जनजाति का जिला अध्यक्ष ऐसा क्या परिवर्तन करेगा कि चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास आ जाए? ये बड़वानी जिला अनुसूचित जनजाति मोर्चा का बाहुल्य जिला है। ये चारों विधानसभाएं आदिवासी समाज की है, और हम जो तमाम तरह की जो सरकार की योजनाएं हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी की हो, माननीय शिवराज जी की हो, उन योजनाओं को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। गांव-गांव जा रहे हैं, फले फले जा रहे हैं, और योजना की जो जानकारी है वो बहुत सारे अभी अभाव में है। उन योजनाओं की जानकारी पहुंचाकर समाज को जागृत कर रहे हैं और उनको आश्वस्त कर रहे हैं कि आपके लिए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है जो आपके विकास के उसमें सहयोग करेगी। यानी कि 2023 में बड़वानी जिले में चारों विधायक बीजेपी के होंगे, ऐसी आप अपेक्षा करते हैं? व्यक्तिगत स्तर पर आपने अभी तक क्या प्रयास किया इस दिशा में? मैं निश्चित तौर पे कहना चाहता हूं कि बड़वानी की हम चारों विधानसभा
निश्चित रूप से जीतेंगे। ये मैं इस चीज़ से आश्वस्त हूँ, क्योंकि हमने काम किया है। 2018 में ये देखने में आया है कि जो कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने झूठ का पुलिंदा हमारे समाज को झूठे सपने दिखाकर वोट लिए थे। 2-2 लाख का कर्जा हो, बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने की बात कही हो, या कहीं तक तो मैंने ये तक सुना था कि प्लॉट तक देने की बात करी थी उन्होंने। दूसरा एक प्रश्न ये आ रहा है वोट के बार बार कि विशेष करके आदिवासी जनजाति जो क्षेत्र है वहाँ पर जेएस नाम का एक सामाजिक संगठन बड़े स्तर पर उभर के आ रहा है, तो उस सामाजिक संगठन को चुनौती मानते हैं कि कांग्रेस को चुनौती मानते हैं? मुझे तो ये लगता है कि जेएस कांग्रेस एक है। मैंने बीच में भी एक इंटरव्यू में कहा था कि जेएस नाम का जो सामाजिक संगठन बोलते जरूर है वो, परंतु करते कांग्रेस के ही है, काम करते हैं। बीच में कमलनाथ जी आए, 3 विधायक मंच पे हैं और मंच से ही कह रहे हैं कि जेएस में हमारा डीएनए है। तो जेएस की जो सक्रिय कार्यकर्ता है उन्होंने उसका विरोध करना चाहिए कि हमारा डीएनए नहीं है, हमारे जो शरीर है, हमारे शरीर में हमारे माँ बाप का डीएनए है, हमारे आदिवासी समाज का डीएनए। ये हमारे विधायकों ने भी कहना चाहिए। आपने अभी बीच में एक इंटरव्यू में बहुत बड़ा शब्द बोला जेएस के लिए, क्या जेएस ढोंगी है? बिल्कुल, मैं स्पष्ट रूप से अभी भी कहना चाहता हूँ और अभी भी कह ही रहा हूँ। आप आरोप लगा रहे हैं कि जेएस ढोंगी है? बिल्कुल है वो। इधर क्षेत्र में हाथ जोड़ के ऐसा बोल देंगे कि भैया हमको भाजपा कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है, और भीड़ इकट्ठी करके जाके कमलनाथ से टिकट मांगेंगे। तो ये समाज को कहीं न कहीं भ्रमित कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। इन सब विषयों को उन्होंने गंभीरता से लेना चाहिए कि अगर समाज का काम कर रहे हैं तो समाज का ही काम करें, अन्यथा हम भाजपा में जुड़े हैं तो हम भी समाज का काम कर रहे हैं। ऐसा तो है ही नहीं कि हम भाजपा में जुड़े तो समाज का काम नहीं कर रहे हैं। तो जेएस यदि चुनौती के रूप में सामने आता है, जेएस से कोई पदाधिकारी आपके नज़र में है कि वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, तो क्या एक युवा चेहरा के रूप में विशेष करके सेंधवा विधानसभा में आप तैयार हैं? मैं इस चीज़ के लिए संगठन पर भरोसा करता हूँ। अगर संगठन मुझे कुछ ऐसी जिम्मेदारी देता है, और ये भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी में कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि ये एक व्यवस्था के हिसाब से चलता है। बड़ा संगठन है और अनुशासित संगठन है, और हम एक व्यवस्था के। आप क्या मंशा रखते हैं, क्या बनने की मंशा लेकर आपका पदार्पण हुआ, क्या बनना चाहते हैं आप? मैंने ऐसे कोई अपने अभिलाषा कभी नहीं रखी और न ही भविष्य में रखूँगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, भारत माता के लिए काम कर रहे हैं। हम एक सपना देख के चल रहे हैं कि हम भारत माता को परम वैभव तक ले जाएंगे। ये इस विचार के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, और जो भी जिम्मेदारी मिलती जाएगी, संगठन जो जिम्मेदारी देगा वो करते रहेंगे। यदि आपके ऊपर कोई बड़ी जिम्मेदारी आती है, विशेष करके सेंधवा विधानसभा में बेरोजगारी को लेकर आप क्या कदम उठाना चाहोगे? बेरोजगारी की समस्याओं को अगर देखते हैं, साथ में पलायन हो, समस्याएं हो बेरोजगारी की, उसके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है कि यहाँ पर अच्छे से अच्छे रोजगार सृजित हो, उद्योग लगे। उद्योग और हमारी जो जिनिंग फैक्ट्रियाँ थी वो कहीं न कहीं पलायन कर चुकी है, उसको अथक प्रयास से वापस सृजित करना होगा, और यहाँ उद्योगों के लिए प्रयास होना चाहिए। बेरोजगारी और पलायन के लिए विशेष तौर पर अभी तक आपने कौन सा ड्रीम बना रखा? ड्रीम देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो ड्रीम रहेगा वही मेरा भी ड्रीम रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, उन्होंने हमारे सेंधवा विधानसभा को काफ़ी सौगातें दी है और भविष्य में भी देंगे। अभी नर्मदा जल की जो स्वीकृति प्रदान करी है, उसके उद्घाटन के लिए भी नांगलवाड़ी बहुत जल्द आने वाले हैं वो। और कुछ ऐसा प्रोजेक्ट अगर विचार में आता है तो मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट ये रहेगा कि यहाँ पर उद्योग स्थापित हो। ये आपका महत्वपूर्ण ड्रीम प्रोजेक्ट है। आदरणीय डॉक्टर रेलास सेनानी जी ने विभिन्न मुद्दों पर बेबाक तरीके से बात करी। उन्हें सेंधवा विधायक आदरणीय ग्यारसीलाल जी रावत पर भी आरोप लगाया। विशेष करके उन्होंने जो जेएस नाम का जो संगठन है उनको ढोंगी कहा, उनके ऊपर आरोप लगाए। ऐसे तमाम आरोपों पर अपने स्वयं के ड्रीम पर उन्होंने हमसे बेबाक तरीके से बात की। आदरणीय डॉक्टर रेलास सेनानी जी, उनसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।